Hello everyone, welcome again to live session of Manolaw classes. I am Dinesh Kumar and I am former assistant professor of law at Campus Law Center Law Faculty, Delhi University, and presently I am working as the academic head of Manolaw classes. So dear student, in today's session I will discuss with you one of the most important topic of law of tort, and the name of the topic is strict liability. Dear students, the date of CLAT examination 2022 is 19th June 2022 and the date of CLAT examination 2023 is 18th December 2022. So prepare yourself accordingly and wish you all the best. So now we come to this topic of strict liability. So first of all, we will understand the meaning of this term strict liability. This term strict liability means liability of a person without any fault. Liability of a person without any fault means जब कोई पर्सन के पार्ट पर कोई फॉल्ट भी नहीं होता, मीन्स उसके पार्ट पर कोई गलती नहीं होती, तब भी वो पर्सन लायबल होता है, एंड दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो कंसेप्ट है, इट वाज इनंशिएटेड इन वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ रेलैंड वर्सेस फ्लेचर. दिस इज द केस ऑफ 1868 एंड जस्टिस वर जस्टिस ब्लैकबर्न. Sometime the examiner asked the name of this judge. So ये केस 1868 में डिसाइड किया गया. ये इंग्लिश केस है और इस केस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कंसेप्ट का जन्म हुआ. There are certain essential ingredients of this strict liability. Means a person become liable for strict liability if the following conditions are fulfilled. And the condition number one or essential number one is नॉन नेचुरल यूज ऑफ द प्रॉपर्टी. मीन्स अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी का नॉन नेचुरल यूज करता है. नॉन नेचुरल मीन्स सपोज दैट हम किसी रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पर हम अपनी प्रॉपर्टी का कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते. सो अगर हम रेजिडेंशियल एरिया में इफ़ वी आर यूजिंग आवर प्रॉपर्टी फॉर द कमर्शियल पर्पज़, देन इट विल बी डीम्ड टू बी द नॉन नेचुरल यूज ऑफ द प्रॉपर्टी. सो नॉन नेचुरल यूज ऑफ द प्रॉपर्टी मीन्स जिस पर्पज के लिए प्रॉपर्टी है, जिस पर्पज के लिए प्रॉपर्टी को ऑथराइज किया गया है, वी शुड यूज अवर प्रॉपर्टी ओनली फॉर दैट पर्पज. एंड इफ एनी पर्सन यूजेस हिज प्रॉपर्टी फॉर एनी अदर पर्पज, देन इट विल अमाउंट टू द नॉन नेचुरल यूज ऑफ द प्रॉपर्टी. नाउ वी कम टू सेकेंड पॉइंट. सेकेंड है कीपिंग ए डेंजरस थिंग. सो पहली बात, अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी का नॉन नेचुरल यूज करता है. सेकंड पॉइंट, और वो अपनी प्रॉपर्टी पे किसी डेंजरस थिंग को रखता है. अब व्हाट इज डेंजरस थिंग? डेंजरस थिंग मीन्स अगर कोई आप अपनी प्रॉपर्टी पर एसिड रखते हैं, कोई आप अपनी प्रॉपर्टी पर ऐसा जानवर पालते हैं जैसे कि लॉयन पाल लिया किसी ने अपने घर में, सो लॉयन विल बी डीम्ड टू बी डेंजरस थिंग. सिमिलरली आपने अपनी प्रॉपर्टी पर इलेक्ट्रिसिटी वायर हैं और वो लाइव वायर है, मतलब उसको कवर नहीं किया गया है, तो वो डेंजरस थिंग्स में आएंगे. सो डेंजरस थिंग हेयर मीन्स एनीथिंग विच कैन कॉज डेंजर टू द पर्सन और इट कैन कॉज डेंजर टू द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन. सो अगर कोई थिंग, ये लिविंग थिंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है, अगर ये थिंग किसी भी प्रकार से किसी पर्सन को डेंजर क्रिएट करती है, तो इट विल अमाउंट टू कीपिंग ए डेंजरस थिंग. थर्ड पॉइंट है एस्केपिंग ऑफ दैट डेंजरस थिंग. मीन्स सबसे पहले पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी का नॉन नेचुरल यूज़ किया. सेकंड, उसने अपनी प्रॉपर्टी पे किसी डेंजरस थिंग को रखा. थर्ड, वो डेंजरस थिंग एस्केप हो गई उसकी प्रॉपर्टी से मीन्स वो बाहर आ गई. तो सपोज आपने यू हैव केप्ट एसिड इन योर प्रॉपर्टी एंड दैट एसिड इज स्प्रेड एंड दैट कम्स आउट फ्रॉम योर प्रॉपर्टी. एंड फोर्थ पॉइंट इज इंजरी टू प्लेंटिफ. मीन्स नॉन नेचुरल यूज की वजह से, कीपिंग ए डेंजरस थिंग की वजह से, या एस्केपिंग ऑफ दैट डेंजरस थिंग की वजह से यू कॉज्ड इंजरी टू सम अदर पर्सन.
और प्लेंटिव। तो प्लेंटिव इज ए पर्सन हु ब्रिंग एक्शन इन द कोर्ट व्हेन हिज लीगल राइट इज वायलेटेड। हु ब्रिंग्स एक्शन इन कोर्ट। तो प्लेंटिव कौन होता है? प्लेंटिव वो पर्सन होता है जब हम किसी पर्सन के लीगल राइट का वायलेशन करते हैं, वो पर्सन हमारे खिलाफ एक्शन लेकर कहा जाता है कोर्ट में, दैट पर्सन इज नोन एज प्लेंटिव। So if these four essential elements are fulfilled, then the person would be liable for the tort of strict liability even without any fault on the part of that person, भले ही उस पर्सन के पार्ट पर कोई भी फॉल्ट ना हुआ हो। Now this concept was enunciated in this case, so I am going to tell you the facts of this case. What happened in this case? This फ्लेचर कंस्ट्रक्टेड अ वाटर रिजर्वियर। सपोज ये एक वाटर रिजर्वियर, ये लैंड है फ्लेचर की, और इस लैंड पर फ्लेचर वाटर रिजर्वियर कंस्ट्रक्ट करता है। इसके एडजेसेंट जो एक प्लॉट है, दिस इज द कोल माइन ऑफ रेलैंड। तो यहाँ पर फ्लेचर का लैंड है, फ्लेचर की लैंड है, और यहाँ पर रेलैंड की कोल माइन है। जब इसके जो लेबर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, वो इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, मींस वाटर रिजर्वियर को, सो वो इसकी जो बॉटम होती है, बॉटम को प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट नहीं करते। बॉटम के नीचे कुछ कोल शाफ्ट होती हैं, और वो उन कोल शाफ्ट को वो ऑब्जर्व नहीं करते और उसको प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट नहीं करते। सो व्हाट हैपेंड व्हेन द वाटर इज फिल्ड और वाटर वाज फिल्ड इनटू इट, देन वाटर एस्केप टुवर्ड्स द कोल माइन ऑफ द रेलैंड। तो जब इस वाटर रिजर्व में वाटर फिल किया गया, तो वो वाटर रिजर्वियर से निकलकर इसकी रेलैंड की कोल माइन में चला गया, एंड इट कॉजेज इंजरी टू द रेलैंड। सो रेलैंड ब्रॉट एक्शन अगेंस्ट फ्लेचर एज इट्स नेम सजेस्ट। सो कोर्ट ने फ्लेचर को लायबल ठहराया, although there was no mistake on the part of this Fletcher in this case, but court enunciated the concept of strict liability, क्योंकि वो यहाँ पर he was negligent and he did not take care of the things properly. So we were following this concept since 1868, but what happened? This concept has 5 exceptions. Means the defendant means Fletcher in this case can take 5 defenses, and if the 5 defenses are applicable in this particular case of strict liability, then the defendant will not be liable. So now I will discuss with you each defense one by one. So first one is plaintiffs on default. Means if the mistake has been committed by this defendant, but plaintiff was also negligent. Suppose that किसी पर्सन ने अपने घर में एसिड रखा, और दिस पर्सन इन्फॉर्म्ड ऑल द पर्सन्स दैट नोबडी शुड कम हियर। उसने कहा कि किसी को यहाँ पर नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर कोई पर्सन वहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर इट विल अमाउंट टू द डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन। तो बाद में वो पर्सन केस नहीं कर सकता, एंड इट विल बी डीम्ड दैट इट इज़ द केस ऑफ प्लेंटिफ्स ऑन डिफॉल्ट। तो यहाँ पर प्लेंटिफ की अपनी गलती थी। सेकेंड पॉइंट इज द एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि गॉड से रिलेटेड है, लाइक कि बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अर्थक्वेक किसी पर्सन के राइट का वायलेशन होता है, देन द डिफेंडेंट विल बी एंटाइटल्ड टू टेक दिस डिफेंस, और डिफेंडेंट जो है स्ट्रिक्टली लायबल नहीं होगा। डिफेंडेंट उसके लिए स्ट्रिक्टली लायबल नहीं होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि उसकी लिमिट क्या है। तो देखिएगा, अगर कोई भी एक ऑर्डिनरी एक्टिविटी हो रही है, ऑर्डिनरी मतलब एक थोड़ी सी बारिश है ना, सो दैट वुड नॉट अमाउंट टू द एक्ट ऑफ गॉड। हम उसको एक्ट ऑफ गॉड नहीं कह सकते। एक्ट ऑफ गॉड हम उसको तभी बोलेंगे जब इस तरह की एक्टिविटी हो जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर की हो। नाउ वी कम टू थर्ड इज द वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया।
Voluntary non-fit injuria means if the plaintiff has given consent to suffer the risk. Means अगर कहीं पर रिस्क था and this risk was informed to the plaintiff, but plaintiff ने अपनी इच्छा से उस रिस्क को सफ़र किया, then plaintiff cannot bring action against the defendant. वो defendant के अगेंस्ट एक्शन नहीं ला सकता. नेक्स्ट इज द एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी. मीन्स अगर कोई काम किसी थर्ड पार्टी ने किया है एंड डिफेंडेंट वाज नॉट हैविंग कंट्रोल ओवर दैट थर्ड पार्टी, डिफेंडेंट का उस थर्ड पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं था, तो यहाँ पर ये इसकी एक डिफेंस होगी एंड प्लेंटिफ विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू ब्रिंग एक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट. थर्ड इज द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मीन्स लॉ हैज अलाउड हिम टू डू दिस एक्ट. मीन्स अगर कोई पर्सन किसी एक्ट को करता है और उसको कानून ने वो काम अलाउ कर दिया है, दैट एक्ट हैज़ बीन अलाउड बाय द लॉ टू हिम, देन द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी विल नॉट बी एप्लीकेबल और डिफेंडेंट विल बी एंटाइटल्ड टू टेक द डिफेंस. नाउ वी कम टू द अनदर concept which is related to the strict liability, and the name of the concept is absolute liability. So basically this concept of strict liability was given by the British court or the Court of England, and we were following this decision since quite long time, but we are not at all bound to follow the decision of any foreign court. क्यों? क्योंकि फॉरेन कोर्ट के जो डिसीजन हैं उनकी परसुएसिव वैल्यू होती है एंड वी आर नॉट बाउंड टू फॉलो देम बिकॉज वी आर अ सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट कंट्री नाउ. सो पहले हम इंग्लैंड के अधीन थे, बट नाउ वी आर सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट कंट्री, सो वी आर नॉट एट ऑल बाउंड टू फॉलो द डिसीजन ऑफ द इंग्लैंड कोर्ट. सो आवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ MC Mehta versus Union of India enunciated the concept of or gave the concept of absolute liability, and this case was decided by honorable court in 1987. तो ये 1987 में जो केस है, केस का नाम है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया. और अब यहाँ पर फैक्ट क्या थे इस केस के? MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो कंसेप्ट है इट केम फ्रॉम दिस केस एंड दिस इज द डिसीजन ऑफ 1987. फैक्ट क्या थे? देयर वाज अ कंपनी नेमली श्रीराम फूड फर्टिलाइजर. वो दिल्ली में एस्टेब्लिश थी एंड इट वाज फंक्शनिंग इन द रेजिडेंशियल एरिया. सो देयर वर वेरियस कंप्लेंट फ्रॉम द पीपल ऑफ दिस पर्टिकुलर सोसाइटी दैट दिस कंपनी शुड बी शिफ्टेड टू एनी अदर प्लेस. एक रात को क्या हुआ कि वहाँ से एक ओलियम गैस उस कंपनी से लीक हुई और उस ओलियम गैस ने काफ़ी लोगों को मार दिया, काफ़ी लोगों की डेथ कॉज की, जिसमें से कुछ लोग एडवोकेट भी थे. सो MC Mehta is the advocate of Supreme Court and he is the person who filed the various public interest litigation on the behalf of the various other person. So MC Mehta filed a public interest litigation in Honorable Supreme Court, and Honorable Supreme Court took the cognizance of this matter, and Honorable Supreme Court enunciated the concept of absolute liability. Honorable Supreme Court ने कहा कि if any person or any industry is involved in any inherently dangerous activity and if it causes the loss or if violates the right of other person, then such company or such person will be absolutely liable for his act or for its act. मीन्स अगर कोई कंपनी इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है और वो किसी पर्सन के राइट का वायलेशन करती है या किसी पर्सन को इंजरी कॉज करती है, तब वो कंपनी एब्सोल्युटली लायबल होती है अपने एक्ट के लिए. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट मीन्स विदाउट एनी एक्सेप्शन. विदाउट एनी एक्सेप्शन. तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में डिफरेंस क्या है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में पर्सन यानी कि डिफेंडेंट के पास 5 डिफेंसेस होती हैं और अगर वो पर्सन उन 5 डिफेंसेस को ले लेता है देन ही इज़ नॉट हेल्ड लायबल और ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल. बट इन द केस ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी डिफेंडेंट कैन नॉट टेक एनी डिफेंस. सो एब्सोल्यूट लायबिलिटी में
लायबिलिटी 100% होती है और डिफेंडेंट पर्सन कोई भी डिफेंस नहीं ले सकता. So now we are following this concept of absolute liability. This concept was given by the Honorable Supreme Court in the case of MC Mehta versus Union of India 1987. तो अब हमारे देश में ये कंसेप्ट लागू है बच्चों. एंड सेक्शन 17 ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 रिकॉग्नाइज करता है इस एब्सोल्यूट लायबिलिटी के प्रिंसिपल को विद रेस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट. मीन्स अगर कोई कंपनी या कोई पर्सन एनवायरमेंट को हार्म कॉज करता है, एनवायरमेंट को इंजरी करता है, देन दैट पर्सन विल बी एब्सोल्युटली लायबल एंड दैट पर्सन विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक एनी डिफेंस. वो कोई भी डिफेंस नहीं ले सकता. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. So that's all for today, my dear students. I will come again with the next important topic. Till then, take care yourself. Thank you very much. Goodbye.